इंसानी फितरत का एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि किसी अजनबी से पहली बार मिलते ही हमारा दिमाग कुछ ही सेकंड में एक पक्की राय बना लेता है। बिल्कुल एक नज़र, बातचीत के चंद शब्द और हम तय कर लेते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है। लेकिन क्या हो जब वो पहली राय, जिसे फर्स्ट इम्प्रेशन कहा जाता है, वो पूरी तरह से एक भ्रम साबित हो? एकदम सही। आज की इस गहन चर्चा में हम ऐसे ही एक भ्रम और उसके टूटने की मनोवैज्ञानिक यात्रा पर बात करने वाले हैं। हमारे स्रोतों में आज जेन ऑस्टिन की मशहूर किताब प्राइड एंड प्रेजुडिस शामिल है, जिसे अक्सर लोग महज एक क्लासिक रोमांटिक नॉवल की श्रेणी में रख देते हैं। हाँ, लेकिन आज का हमारा मिशन ये समझना है कि स्रोतों के अनुसार ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान, अहंकार, पूर्वाग्रहों और तत्कालीन समाज की कठोर संरचनाओं का एक ऐसा बारीक विश्लेषण है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। इस चर्चा में हम ये देखेंगे कि कैसे धारणाएं बनती हैं, कैसे टूटती हैं और कैसे हमारा अपना दिमाग अक्सर हमें ही धोखा देता है। हाँ, ये विषय वास्तव में मानवीय स्वभाव की कई परतों को उधेड़ता है। किसी भी इंसान के असली स्वरूप को देखने के लिए सबसे पहले उस चश्मे को उतारना पड़ता है जो हमारे अपने अहंकार और मन में बैठे पूर्वाग्रहों से बना होता है। जो कि बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। जब कोई अजनबी सामने आता है तो हमारा दिमाग तुरंत एक खाका तैयार कर लेता है। ये खाका अक्सर हमारी अपनी असुरक्षाओं, हमारे पिछले अनुभवों या कह सकते हैं समाज द्वारा निर्धारित पैमानों पर आधारित होता है। और प्राइड एंड प्रेजुडिस की पूरी रूपरेखा इसी बात पर टिकी है कि ये त्वरित निर्णय, ये फर्स्ट इम्प्रेशन कितनी भयानक भूल हो सकती है। सही कहा। ये केवल दो लोगों के बीच की बात नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे ये गलतफहमियां रिश्तों की पूरी बुनियाद को ही खोखला कर सकती हैं। तो इस पूरी मानसिकता को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए उस दौर के समाज और विशेष रूप से बेनेट परिवार का डायनामिक देखना बेहद जरूरी है। कहानी की शुरुआत इसी परिवार से होती है जहां मिस्टर और मिसेस बेनेट की 5 बेटियां हैं। और स्रोतों को पढ़ते हुए एक बात जो तुरंत ध्यान खींचती है, वो है मिसेस बेनेट का एकमात्र लक्ष्य, अपनी बेटियों की शादी किसी अमीर घराने में करवाना। हाँ, जो सतह पर देखने से वो एक हास्यप्रद, लालची या केवल अपनी बेटियों की शादी के पीछे भागने वाली महिला नजर आती हैं। बिल्कुल, शुरू में वो बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन जब हम उस दौर के इंग्लैंड की सामाजिक और आर्थिक संरचना को खंगालते हैं तो उनकी ये बेचैनी हास्यास्पद के बजाय एक गहरी ट्रेजेडी या मजबूरी का रूप ले लेती है। ये एक बेहद अहम बिंदु है। अगर हम उस समय के कानूनी और सामाजिक ढांचे का विश्लेषण करें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। क्योंकि उस दौर में महिलाओं के पास आर्थिक स्वतंत्रता या संपत्ति के अधिकार न के बराबर थे। एकदम ना के बराबर। बेनेट परिवार के संदर्भ में स्रोतों में एंटाइटलमेंट नाम के एक कानूनी पेंच का जिक्र है। हाँ, एंटाइटलमेंट। इसका मतलब ये था कि बेनेट परिवार की जो भी संपत्ति थी वो किसी महिला उत्तराधिकारी यानी उनकी बेटियों को नहीं मिल सकती थी। सही। मिस्टर बेनेट के बाद वो संपत्ति उनके किसी दूर के पुरुष रिश्तेदार के पास चली जानी थी। ऐसे में अगर मिस्टर बेनेट की मृत्यु हो जाती तो उनकी पत्नी और 5 बेटियां अचानक बेघर और बेसहारा हो जाती। बिल्कुल। यानी मिसेस बेनेट की चिंता कोई लालच नहीं था, वो पूरी तरह से एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। वो जानती थीं कि समाज ने महिलाओं के लिए सम्मान और सुरक्षा का केवल एक ही रास्ता छोड़ा है, एक आर्थिक रूप से संपन्न विवाह। हाँ, एक तरह से विवाह उस समय महिलाओं के लिए एकमात्र उपलब्ध करियर था। जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो मिसेस बेनेट का वो अति उत्साही और कभी-कभी शर्मिंदा करने वाला व्यवहार एक माँ की हताशा का प्रतीक बन जाता है, जो अपनी बेटियों को सड़क पर आने से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझे बिना कहानी के किरदारों के व्यवहार को आंकना अधूरा होगा। एकदम सही। मिसेस बेनेट का ये संघर्ष उस समय की सामाजिक मानसिकता का एक यथार्थवादी आईना है। समाज के इस कठोर नियम ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया था जहां इंसानों को उनके गुणों से नहीं बल्कि उनकी वार्षिक आय और सामाजिक रुतबे से तोला जाता था। और ठीक इसी पृष्ठभूमि में कहानी के 2 नए किरदारों का प्रवेश होता है, जहां से धारणाओं और पूर्वाग्रहों का वो खेल शुरू होता है जो हमारी आज के इस चर्चा का मुख्य केंद्र है। मिस्टर बिंगली और मिस्टर डार्सी। हाँ, पड़ोस के नेदरफील्ड पार्क में इन 2 रईस दोस्तों का आगमन होता है। इन दोनों का जो कंट्रास्ट है वो मानव मनोविज्ञान के हिसाब से बड़ा सटीक है। एक तरफ मिस्टर बिंगली हैं जो सामाजिक नियमों के बिल्कुल अनुकूल हैं। वो हंसमुख हैं, बातूनी हैं,
अमीर होने के साथ साथ बहुत मिलनसार भी हैं। महफिल में आते ही वो सबका दिल जीत लेते हैं। और दूसरी तरफ उनके दोस्त मिस्टर डार्सी हैं, जो बिंगली से कई अधिक अमीर हैं, लेकिन उनका स्वभाव एकदम विपरीत है वो खामोश रहते हैं, स्थानीय लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। और डांस करने से भी मना कर देते हैं। मेरिटन गांव के उस पहली पार्टी में ही समाज दोनों के लिए अलग अलग धारणाएं बना लेता है। बिंगली को एक आदर्श सज्जन मान लिया जाता है और डार्सी को एक घमंडी और मगरूर इंसान का ठप्पा दे दिया जाता है। ये पार्टी का दृश्य मनोविज्ञान के हैलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। बिंगली की एक अच्छी आदत, उनका मिलनसार होना, लोगों को उनके अंदर सब कुछ अच्छा देखने पर मजबूर कर देती है। इसे हैलो इफेक्ट कहते हैं। और वहीं डार्सी के साथ उल्टा होता है। बिल्कुल। डार्सी का अंतर्मुखी होना या नए लोगों के बीच असहज महसूस करना हॉर्न इफेक्ट को जन्म देता है। लोग उनकी उस खामोशी को सीधे तौर पर उनके अमीर होने के अहंकार से जोड़ देते हैं। और इसी पार्टी में डार्सी की मुलाकात बेनेट परिवार की दूसरी बेटी एलिजाबेथ से होती है। डार्सी गलती से एक ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जो एलिजाबेथ सुन लेती है कि वो इतनी सुंदर नहीं है कि डार्सी को डांस के लिए आकर्षित कर सके। उफ, ये एक वाक्य एलिजाबेथ के मन में डार्सी के प्रति एक ऐसा गहरा पूर्वाग्रह स्थापित कर देता है जो आने वाले लंबे समय तक उसकी सोच पर हावी रहता है। एलिजाबेथ बेनेट, जो अपनी बुद्धिमानी और लोगों को परखने की क्षमता पर बहुत गर्व करती है, वो वहीं सबसे बड़ी चूक कर बैठती है। ये देखना दिलचस्प है कि एलिजाबेथ का प्राइड उसकी समझदारी में है। उसे लगता है कि वो लोगों का सही आकलन कर सकती है। हाँ, डार्सी की उस टिप्पणी ने एलिजाबेथ के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी और अपनी रक्षा के लिए उसने अपने इस पूर्वाग्रह को एक ढाल बना लिया। इसके बाद डार्सी जो कुछ भी करता है, एलिजाबेथ उसे उसी नकारात्मक चश्मे से देखती है। जबकि कहानी में एक समानांतर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी चल रही होती है। डार्सी, जो शुरुआत में एलिजाबेथ को नजरअंदाज कर रहा था, वो धीरे धीरे उसकी हाजिर जवाबी, उसकी स्वतंत्र सोच और उसकी गहरी आंखों की ओर आकर्षित होने लगता है। डार्सी के भीतर ये बदलाव बहुत ही क्रमिक है। हाँ, क्योंकि वो उस समाज से आता है जहां लड़कियां अक्सर अमीर पुरुषों को खुश करने के लिए बनावटी व्यवहार करती हैं। लेकिन एलिजाबेथ डार्सी से बिल्कुल नहीं डरती। वो उसे चुनौती देती है, उस पर व्यंग करती है। ये बौद्धिक चुनौती डार्सी के लिए नई है और यही उसे एलिजाबेथ की तरफ खींचती है। लेकिन यहाँ त्रासदी ये है कि डार्सी का ये आकर्षण एलिजाबेथ तक पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि एलिजाबेथ के मन में बैठा पूर्वाग्रह एक ऐसी दीवार बन चुका है कि डार्सी की कोई भी सकारात्मक पहल उसे एक चाल या उसके अहंकार का ही विस्तार नजर आती है। और इस दीवार को और भी मजबूत करने का काम करता है एक नया किरदार, जॉर्ज विकहम। हाँ, विकहम एक सैनिक है जो दिखने में बेहद आकर्षक और बात करने में निपुण है। स्रोपों में जब विकहम की एंट्री होती है तो कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। विकहम एलिजाबेथ को बताता है कि बचपन में डार्सी के पिता ने उसके लिए जो वसीयत छोड़ी थी, डार्सी ने अपने घमंड और ईर्ष्या के चलते विकहम को उस अधिकार से वंचित कर दिया। अब यहाँ एलिजाबेथ का व्यवहार मनोविज्ञान के एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत को उजागर करता है। वो विकहम की इन बातों पर बिना किसी सबूत, बिना किसी सवाल के तुरंत यकीन कर लेती है। इस घटनाक्रम को कन्फर्मेशन बायस या पुष्टिकरण पूर्वाग्रह के चश्मे से समझना सबसे सटीक होगा। एकदम। इंसानी दिमाग का एक स्थापित पैटर्न है कि वो हमेशा उन जानकारियों की तलाश में रहता है जो उसकी पहले से बनी हुई धारणाओं को सही साबित करें। जब हमारे मन में किसी के लिए नफरत या पूर्वाग्रह होता है और कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसी इंसान की बुराई करता है, तो हमारा दिमाग उसे तुरंत सच मान लेता है, क्योंकि वो हमारी अपनी सोच की पुष्टि कर रहा होता है। विकहम ने अनजाने में एलिजाबेथ के उसी पूर्वाग्रह को हथियार बना लिया। एलिजाबेथ इतनी चतुर होने के बावजूद इस जाल में फंस गई, क्योंकि विकहम की कहानी ने उसे ये महसूस कराया कि डार्सी के बारे में उसका पहला आकलन बिल्कुल सही था। विकहम ने खुद को पीड़ित और डार्सी को खलनायक बनाकर पेश किया। और जैसे ये आग में घी डालने के लिए काफी नहीं था, इसी बीच एलिजाबेथ को एक और बात पता चलती है। उसे मालूम होता है कि डार्सी ने अपने दोस्त बिंगली और एलिजाबेथ की बड़ी बहन जेन की शादी रुकवा दी है। डार्सी ने बिंगली को जेन से दूर जाने के लिए मना लिया था। इस खुलासे के बाद तो एलिजाबेथ का डार्सी के प्रति जो गुस्सा था वो अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि डार्सी ने सिर्फ अपने ऊंचे रुतबे के अहंकार में उसकी बहन की खुशियां छीन लीं। डार्सी का ये कदम उसके अपने पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। जहां एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह एक व्यक्तिगत ठेस पर आधारित था, वहीं डार्सी का पूर्वाग्रह क्लास या सामाजिक स्तर पर आधारित था। हाँ, सामाजिक हैसियत का गुरूर।
डार्सी ने बेनेट परिवार की खुलेपन, उनकी मां के उतावलेपन और परिवार की छोटी बहनों के अमर्यादित व्यवहार को देखा और ये निष्कर्ष निकाल लिया कि ये परिवार उसके दोस्त बिंगली के लायक नहीं है। साथ ही उससे लगा कि जेन बिंगली से सच्चा प्यार नहीं करती, बल्कि केवल उसके पैसों में दिलचस्पी रखती है। यहाँ दोनों ही मुख्य किरदार, डार्सी और एलिजाबेथ, अपने अपने घमंड और पूर्वाग्रहों के चरम पर खड़े हैं। दोनों ही सच्चाई से कोसों दूर हैं और दोनों को लगता है कि वे पूरी तरह से सही हैं। और यहीं पर कहानी उस बिंदु तक पहुंचती है जिसे हम इस पूरे अध्ययन का सबसे बड़ा और सबसे गहन मोड़ कह सकते हैं। ये वो दृश्य है जहां ये दोनों भयंकर धारणाएं आपस में टकराती हैं। डार्सी अचानक एलिजाबेथ के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। लेकिन ये प्रस्ताव किसी रोमांटिक सपने जैसा नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक आपदा जैसा था। डार्सी प्यार का इजहार तो करता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि एलिजाबेथ का परिवार उससे कितना नीचे है और ये शादी डार्सी के अपने सामाजिक स्तर के खिलाफ है। डार्सी के इस प्रस्ताव में प्यार से ज्यादा उसका अहंकार बोल रहा था। डार्सी के उस प्रस्ताव का विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि वो खुद से ही संघर्ष कर रहा था। उसे लगा कि वो अपनी सामाजिक हैसियत से नीचे उतरकर एलिजाबेथ पर कोई एहसान कर रहा है और एलिजाबेथ खुशी-खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। लेकिन एलिजाबेथ, जिसके मन में विकम और जेन को लेकर पहले से ही ज्वालामुखी उबल रहा था, वो इस प्रस्ताव को बुरी तरह ठुकरा देती है। वो डार्सी पर आरोप लगाती है कि वो एक जेंटलमैन नहीं है, उसने विकम की जिंदगी बर्बाद की है और जीन की खुशियां छीनी हैं। ये टकराव दोनों के लिए एक झटके जैसा था। डार्सी, जिसने कभी जीवन में अस्वीकृति का सामना नहीं किया था, उसके अहंकार को गहरी चोट पहुंचती है। वहीं एलिजाबेथ अपने पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से डार्सी के चेहरे पर फेंक मारती है। इस विनाशकारी टकराव के ठीक बाद वो पल आता है जो पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है, डार्सी का पत्र। हाँ, जब डार्सी अपनी सफाई में एक लंबा पत्र लिखता है और उसे एलिजाबेथ को सौंपता है। स्रोतों में इस पत्र को महज कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दर्पण के रूप में दर्शाया गया है। इस पत्र में डार्सी हर उस आरोप का विस्तार से और तार्किक रूप से जवाब देता है जो एलिजाबेथ ने उस पर लगाए थे। वो विकहैम का असली चेहरा उजागर करता है, बताता है कि कैसे विकहैम एक लालची और चरित्रहीन इंसान है जिसने डार्सी की छोटी बहन को फंसाकर भागने की कोशिश की थी ताकि वो डार्सी की संपत्ति पर कब्जा कर सके। उस पत्र में डार्सी का जो स्पष्टीकरण है वो एक इंसान के अपने खोल से बाहर आने की प्रक्रिया है। जेन और बिंगली के मामले में डार्सी स्वीकार करता है कि उसने उन दोनों को अलग किया, लेकिन वो उसके पीछे का कारण बताता है। वो कहता है कि जेन के शांत स्वभाव के कारण उसे लगा कि वो बिंगली से प्रेम नहीं करती। ये पत्र लिखना डार्सी के लिए अपने उसी प्राइड को तोड़ना था जिस पर उसे इतना गुरूर था। अपनी छोटी बहन के उस संवेदनशील और शर्मनाक रहस्य को उजागर करना केवल ये साबित करने के लिए कि वो विकहम के मामले में गलत नहीं है। ये दिखाता है कि डार्सी के लिए एलिजाबेथ की राय कितनी मायने रखती थी। बिल्कुल। वो अपने रुतबे के चोले को उतारकर एक असुरक्षित और सच्चे इंसान के रूप में सामने आता है। और एलिजाबेथ पर इस पत्र का जो प्रभाव पड़ता है वो मनोविज्ञान की कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति का क्लासिक उदाहरण है। जब वो पहली बार पत्र पढ़ती है तो गुस्से में आधी बातों को खारिज कर देती है। उसका दिमाग उन नए तथ्यों को स्वीकार करने से इनकार करता है जो उसकी पुरानी मान्यताओं को तोड़ रहे थे। लेकिन जब वो उसे बार बार पढ़ती है, तथ्यों को जोड़ती है, विकहम के पुराने व्यवहार को याद करती है, तो अचानक उसकी दुनिया हिल जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस व्यक्ति को वो फरिश्ता समझ रही थी, विकहम, वो एक धोखेबाज है, और जिसे वो शैतान समझ रही थी, डार्सी, वो वास्तव में एक जिम्मेदार और सम्मानीय व्यक्ति है। इस एहसास का वो क्षण एलिजाबेथ के लिए एक आत्मिक पुनर्जन्म जैसा है। उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि जिस समझदारी और परख पर उसे इतना घमंड था, वो पूरी तरह से अंधी और पक्षपाती थी। वो खुद से कहती है कि वो आज तक खुद को पहचान ही नहीं पाई थी। ये एक बहुत ही तकलीफदेह प्रक्रिया होती है जब किसी इंसान को अपनी ही नजरों में ये मानना पड़े कि वो पूरी तरह से गलत था। यहीं से एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह पूरी तरह टूट जाता है। दोनों किरदार अब एक समान धरातल पर आ जाते हैं। डार्सी का अहंकार टूट चुका है और एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह। इसके बाद की जो यात्रा है वो सुधार और प्रायश्चित की है। डार्सी केवल पत्र लिखकर शांत नहीं बैठता, बल्कि वो अपने व्यवहार में भी जमीन आसमान का बदलाव लाता है। जब एलिजाबेथ डार्सी के एस्टेट पेम्बरली जाती है तो वो एक बिल्कुल नए डार्सी को देखती हैं, जो विनम्र है, मेहमान नवाज है और उसके रिश्तेदारों से सम्मान से पेश आता है।
और जब एलिजाबेथ की सबसे छोटी बहन लीडिया उसी धोखेबाज विकम के साथ भाग जाती है, जिससे बेनेट परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली होती है, तब डार्सी बिना किसी को बताए, बिना कोई श्रेय लिए, अपने पैसे और रसूख का इस्तेमाल करके विकम को लीडिया से शादी करने के लिए मनाता है और बेनेट परिवार को सामाजिक कलंक से बचाता है। डार्सी का ये कदम उसके पूर्ण परिवर्तन को सिद्ध करता है। वो अब ये काम एलिजाबेथ पर रौब झाड़ने या उसे जताने के लिए नहीं करता। वो केवल इसलिए करता है क्योंकि वो एलिजाबेथ से सच्चा प्रेम करता है और उसके परिवार की रक्षा करना चाहता है। ये उस प्राइड का पूरी तरह से खत्म होना है जो उसे बेनेट परिवार को नीचा समझने पर मजबूर करता था। जब एलिजाबेथ को इस बात का पता चलता है तो उसके मन में डार्सी के प्रति सम्मान और गहरा हो जाता है। और जब अंततः डार्सी दूसरी बार एलिजाबेथ के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है तो परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी होती हैं। अब दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं है, कोई सामाजिक हैसियत का गुरूर नहीं है और किसी तीसरे की फैलाई हुई अफवाह नहीं है। वे दोनों एक दूसरे को उनकी कमियों और अच्छाइयों के साथ स्वीकार करते हैं। जेन और बिंगली की भी शादी हो जाती है, जो ये साबित करता है कि सच्चे प्रेम को अगर कुछ समय के लिए भटका भी दिया जाए तो वो अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है। ये सुखद अंत सिर्फ एक रोमांटिक जीत नहीं है, बल्कि ये इंसान के अपने अवगुणों पर विजय पाने की कहानी है। इन स्रोतों और इस पूरी कथा संरचना का गहराई से विश्लेषण करने पर जो निष्कर्ष सामने आते हैं वे मानव संबंधों के लिए एक स्थायी ब्लूप्रिंट की तरह हैं। सबसे पहली और मजबूत सीख यही है कि फर्स्ट इंप्रेशन अक्सर हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट होता है। ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति शुरुआत में आकर्षक और बातूनी लगे वो अंदर से भी उतना ही अच्छा हो, जैसा कि विकम के मामले में दिखा। और जो व्यक्ति शांत या असहज लगे वो असल में बुरा हो, जैसा कि डार्सी के साथ हुआ। दूसरी बात, हर रिश्ते को पनपने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम त्वरित निर्णय लेते हैं तो हम अक्सर आधी अधूरी तस्वीर देख रहे होते हैं। इसके अलावा एक और बात जो स्पष्ट रूप से उभर कर आती है वो है आत्मनिरीक्षण की शक्ति। डार्सी और एलिजाबेथ का रिश्ता इसलिए सफल हो पाया क्योंकि दोनों में अपनी गलतियों को स्वीकार करने और खुद को बदलने का साहस था। अहंकार अक्सर हमें ये मानने से रोकता है कि हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जब उस अहंकार को किनारे किया जाता है तभी आपसी सम्मान पैदा होता है, और बिना सम्मान के कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं टिक सकता। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि प्रेम केवल आकर्षण का नाम नहीं है, ये एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के लिए बेहतर इंसान बनने की यात्रा है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि समाज का जो प्रभाव हमारे निर्णयों पर पड़ता है उसे पहचानना कितना आवश्यक है। उस समय के समाज ने संपत्ति और रुतबे को इतना महत्व दिया कि इंसानी भावनाओं को हाशिए पर धकेल दिया गया था। लेकिन डार्सी और एलिजाबेथ का मिलन उस सामाजिक संरचना के खिलाफ एक तरह का मौन विद्रोह भी था, जहां उन्होंने सामाजिक दबाव के बजाय अपनी व्यक्तिगत समझ और भावनाओं को प्राथमिकता दी। सही। आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये सवाल जहन में आता है कि सदियों पहले लिखी गई ये रचना आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है? जवाब साफ है, इंसानी भावनाएं आज भी वैसी ही हैं। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां हर किसी को हर चीज जल्दी चाहिए, लोगों को परखने का तरीका बहुत ही सतही हो गया है। आज के समय में बिना समय दिए, बिना सोचे समझे धारणाएं बना लेना एक आम आदत बन चुकी है। अगर आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग को देखा जाए तो ये पूरी चर्चा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज के दौर में जहां लोग डेटिंग ऐप्स पर या सोशल मीडिया पर सिर्फ एक तस्वीर या कुछ सेकंड के वीडियो को देखकर तुरंत स्वाइप राइट या स्वाइप लेफ्ट कर देते हैं, जहां इंसानों को महज उनके डिजिटल फर्स्ट इंप्रेशन के आधार पर पलक झपकते ही तौल लिया जाता है। ऐसे में ये सोचना कितना हैरान करने वाला है कि क्या इस जल्दबाजी और सतही धारणाओं के चक्कर में समाज अनजाने में कई डार्सी जैसे गहरे, सच्चे और बेहतरीन किरदारों को हमेशा के लिए खो नहीं रहा है? क्या त्वरित फैसलों की ये संस्कृति हमें असली और अर्थपूर्ण रिश्तों से दूर तो नहीं कर रही? ये एक ऐसा विचार है जो हर उस इंसान को ठहर कर सोचने पर मजबूर करता है जो पहली नजर में ही पूरी किताब पढ़ने का दावा करता है।